चलो। वो शरारतों की नानी सबको अपने साथ लगाए रखती थी। आज यूनी की क्लासेस बंक करके वो अपनी फेवरेट मूवी देखने आई थी। क्या है? क्यों तंग कर रही हो? जरमिश ने नादिया को धीरे से टोका। प्लीज घर चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर भैया को पता चला तो वो हमें जान से मार डालेंगे। नादिया के मन में आती रुंधी आवाज सुनते जरमिश ने सरनफी में हिलाया। तुम्हारे उस चंगेज शाह को बताएगा कौन? मैं, तुम या नूर? बस कर जाओ और चुप करके मूवी एंजॉय करो। अभी तो बस हाफ होने वाली है। जरमिश ने सरनफी में झटका। हाय अल्लाह, मर गए। अचानक नादिया की आवाज ऊंची हुई। क्या हुआ? भैया की कॉल। वो भी इस वक्त? कभी की नहीं। कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया हम यूनी में नहीं हैं? नादिया के पसीने छूटे थे। यार, पहले तुम घबराना तो बंद करो और बात पूरे कॉन्फिडेंस से करना। उठाओ कॉल। कैसे उठाऊं? पीछे से ये आवाजें। नादिया ने चश्मा दुरुस्त करते कहा। तो जरमिश लब भेज गए। लो मुझे तो। वो मोबाइल लेते बाहर निकली और कॉल रिसीव करते कान से लगा गए। नादी, कहाँ बच्चे तुम? क्यों? क्या हुआ? मुकाबिल नादिया की जगह जरमिश की आवाज सुनते वो लब भेज गई। नादिया कहाँ है? और उसका फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? वो बाथरूम गई है। आपको क्या काम है? दरमिश का लहजा तेज हुआ। नादिया को लेकर फौरन ऑफिस में आओ। मैं यही हूँ। किसी काम से आया था, अब साथ लेके जाऊंगा। वो हदमी लहजे में कहता कॉल बंद कर गया। "अरे यार, क्या चीज है ये चंगेज शाह? अब इतनी जल्दी यहाँ से कैसे पहुंचे यूनी? अलादीन का चिराग है क्या हमारे पास कि उड़ के जाए? वो मुंह में बुड़बड़ाई और फिर कुछ ही देर में वो नादिया और अनूर को लिए ऑटो पे निकली थी। आज तो पक्का भैया से मर जाएंगे हम। वो छोड़ेंगे नहीं। नादिया की रुंधी आवाज पे कहने पे जरमिश ने उसे घूरा। मुंह थोड़ा कम खोलो। सबको सुनाने की जरूरत नहीं कि हम चुप कर निकले। बस मुझे यहीं उतार दो। मेरा घर आ गया। रास्ते में नूर तो मजे से उतर गई। अब हंस वो दोनों गई। मुझे बहुत डर लग रहा है जरमिश। यूनी के गेट से एंटर होते नादिया ने जरमिश का हाथ थाम लिया। जबकि वहीं गेट के पास निहाल शाह दिखाई दिया। दोनों वहीं थम गई। उसके माथे पे अनगिनत बल पड़े थे। उन दोनों ने बिना किसी ताखीर के उसके पास जाते सर झुका लिया। निहाल ने कलाई पे बंधी घड़ी पे वक्त देखा। वो 20 मिनट में यहाँ पहुंची थी। बिना कुछ कहे वो उन्हें गाड़ी में बिठाता गाड़ी निकाल चुका था। निहाल की खामोशी दोनों की जान पे बनी हुई थी। आज मर गए दोनों। नादिया की भीगी आवाज पे जरमिश ने उसको हौसला दिया। डोंट वरी, मेरा क्या धरा है सब। तुम चुप रहना। बस मेरी हाँ में हाँ मिलाती रहना। घर पहुंचते निहाल हौसले से उन्हें लिए अंदर के जाने बढ़ा। कल से ये दोनों यूं ही नहीं जाएंगे। अंदर जाते वो तूफान बना धाड़ा। क्या हुआ? निहाल बेटा, सब ठीक है ना? उल्फत बेगम ने आगे बढ़ते फिक्रमंदी से पूछा। नादिया तो बकायदा रोने लगी थी। पूछे इनसे यूनी के बहाने कहाँ गई थी? वो भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। क्या मतलब? नादिया भैया क्या कह रहे हैं? मम्मा, मैं जानबूझ के नहीं गई। जरमिश लेके गई थी। नादिया ने फौरन भांडा फोड़ दिया। जरमिश ने सर पकड़ लिया। मना भी किया था इस डरपोक को, पर मुंह जरूर खोलना था इसने। दिल ही दिल में नादिया को सो बातें सुनाई। सुन लिया आपने? निहाल इतनी ऊंची आवाज में धाड़ा कि सभी वहां इकट्ठे हो गए। अब तमाशा लगाएगा ये बंदा। जरमिश मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाते हुए उसे घूरने लगी। जबकि नादिया मुसलसल माँ के सीने से लगी रो रही थी। क्या हुआ? निहाल क्यों शोर मचा रहे हो? नुसरत बेगम ने बाहर आते आवाज धीमी करते पूछी। अपनी बेटी से पूछे, जो खुद तो आवारा है, मेरी बहन को भी अपने जैसा कर देना चाहती है। निहाल की बात में नुसरत बेगम की आंखें पानियों से भर गई। अब इतनी बड़ी कयामत भी नहीं आ गई जिससे अलकाबाद से नवाज रहे हैं। जरमिश ने दांत पीसते निहाल को देखा। मुझे कुछ बताओगे क्या हुआ है? नुसरत बेगम दुख और गुस्से से बोली। आपकी बेटी यूनी के बहाने न जाने कहाँ कहाँ आवारागर्दियां करती रहती है। पढ़ाई में तो इसका दिल नहीं लगता, लेकिन मेरी बहन को अपने साथ ये कहीं ना लेके जाओ तो इसके लिए बेहतर होगा, वरना मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। वो गुस्से से कुर्सी को ठोकर मार गया। एक पल को जरमिश भी सहम गई। उसे नादिया पे अफसोस हो रहा था जिसने खुद तो को बचा लिया लेकिन उसे बुरी तरह फंसा दिया। मैं आवारागर्द नहीं, समझे आप? वो भी अब की बार ऊंचा बोली। चिटाख। अचानक नुसरत बेगम का उस पे हाथ उठा। जरमिश मुंह देखती रही। उसे यकीन न आया उसकी माँ उस पर यूं हाथ उठा सकती है। खबरदार जो एक लफ्ज भी और अपनी जुबान से निकाला तो। नुसरत बेगम ने उसे पीछे धक्का दिया। उनकी आवाज रुन गई थी। वो पीछे फर्श पे जा गिरे। क्यों? ऐसे ही तो। क्यों मेरा बुढ़ापा रूलना चाहती है? शाह खानदान की बेटी है और ये हालात है तेरे। बता मुझे, कहाँ गई थी? बोल। वो उसे गुस्से से बाजू से जकड़े खड़ा कर गए। दरमिश का गुस्सा की तमाचे से पूरा चेहरा लाल हो गया था। नफरत और शदीद गुस्से से निहाल को देख रही थी। उसकी भी सख्त गिर निगाहें उस लड़की पर टिकी थी। मैं यार के साथ नहीं गई थी, सिर्फ करीबी सिनेमा में मूवी देखने गई थी। कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया मैंने, जो यूं सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा और बेइज्जत किया? आज मेरा बाप जिंदा होता तो यूं लावारिसों वाला सलूक ना होता इस घर में। वो बाकायदा ऊंची आवाज में रोते बोले जा रही थी। मम्मा, इस लड़की को कहीं आवाज नीची कर ले, वरना गदी से खींच लूंगा। निहाल के सब्र की इंतहा हो गई। अंदर जा जरमिश। उसकी ताई सख्त गिर आवाज में बोली। जरमिश का रो रो कर बुरा हाल था। चेहरे पे 5 उंगलियों के निशान वाजिया थे। जुल्फत बेगम को अपने दिल पे लगते महसूस हो रहे थे। नादिया जरमिश से 6 माह छोटी थी और जरमिश की पैदाइश के वक्त उल्फत बेगम ही नुसरत बेगम के पास थी और उन्होंने ही उसे सबसे पहले गोद में उठाया था। उन्हें ज़रमिश से एक अजीब सी उनसियत थी। ठीक वैसे ही निहाल की उससे शदीद नफ़रत थी। वो निहाल से 7 साल छोटी थी, लेकिन ना निहाल की इज़्ज़त करती थी, ना उसके रूप में आती थी। ज़रमिश, तुमने सुना नहीं क्या कहा मैंने? अंदर जाओ।
उल्फत बेगम की अब की बार आवाज़ ज़्यादा सख्त हुई तो ज़रमिश पर मुश्किल गुस्सा कंट्रोल करती सीढ़ियाँ चढ़ती हुई अपने कमरे की जानिब गायब हुई। उल्फत बेगम ने एक नज़र निहाल की जानिब देखा तो वो भी खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि सामने नुसरत बेगम अभी भी आंसू बहा रही थी। नादिया, तुम भी अंदर जाओ। बारी बारी सबको अंदर भेजकर वो नुसरत बेगम के पास आई और उनके कंधे पर हाथ रखे हुए उन्हें हौसला दिया। सारी बातें एक तरफ, लेकिन तुम्हें ज़रमिश पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जो भी है अब वो बड़ी हो गई है, बच्ची नहीं है। हर चीज़ को समझती है और बहुत ज़्यादा हसास है। तो आप बताएं भाभी, क्या करूं मैं? बाप का साया सर पर नहीं है और ये ऐसी हरकतें करती है। कल को कौन रिश्ता जोड़ेगा इसके साथ? वो परेशान हुई। अभी तो वो बहुत छोटी है, शादी का जिक्र भी नहीं करना। अभी उसे पढ़ने दो। क्या पढ़ेगी? यूनी से निकल जाती है मुंह उठा के, जहां दिल करता है। उसे अपनी इज्जत का कोई ख्याल है ना माँ की इज्जत का ख्याल है। रोज घर में तमाशा लगता है तभी उसको सुकून आता है। अच्छा चलो अब बस करो, बीपी ना शूट कर लेना। वो नुसरत बेगम को तसल्ली अमेज़ अल्फाज कहती चुप करवा चुकी थी। अल्लाह करे ये जल्लाद कहीं चला जाए, हमेशा हमेशा के लिए। इसकी शक्ल से भी मुझे नफरत है। आया बड़ा मेरा बाप बनता है। ज़रमिश ने कमरे में आते ही अपनी सारी चीज़ें उठाकर ज़मीन पे पटकी और रो रो कर उसका बुरा हाल था। बार बार गाल से आंसू साफ करती रगड़ती तो उसका चेहरा मजीद लाल और जख्मी हुआ जा रहा था। लेकिन उसे उस वक्त सिर्फ और सिर्फ निहाल पर गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से पहली बार उसकी माँ ने उस पर हाथ उठाया था। दिल तो कर रहा है जाके उसका मुंह तोड़ दूं, लेकिन कोई नहीं। आएगा एक वक्त ऐसा कि मैं उसको ऐसा जवाब दूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगा। वादा है मेरा। सबकी नजरों में उसकी इज्जत को 2 टके का न कर दिया तो मेरा नाम भी ज़रमिश यूसुफ शाह नहीं। वो दिल ही दिल में पक्का तहिया कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ नादिया को एक बार फिर माँ से उसे नसीहतें सुनने को मिल रही थी, और वो चुपचाप सुन रही थी और अगली बार से तौबा कर रही थी कि कुछ भी हो जाए ज़रमिश के साथ कहीं नहीं जाएगी। वो शावर लेके निकला तो उसका दिमाग थोड़ा ठंडा हुआ। बाल को टॉवल से खुश करता वो बैकग्राउंड से टेक लगाता मोबाइल उठाता अपनी मेल्स चेक करने लगा। एक मीटिंग का अलार्म था। वो सब कुछ दिलो दिमाग से निकालता तैयार होता मीटिंग के लिए निकल गया। रात को खाने की टेबल पर सभी मौजूद थे सिवाय उन 2 नमूनों के। कहाँ हैं भाई ज़रमिश और निहाल? अहमद शाह ने बीवी की जानिब देखते पूछा। निहाल तो किसी मीटिंग में गया है, कह रहा था डिनर वहीं कर लेगा और लेट हो जाएगा। और ज़रमिश बेटी? भाई साहब, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं तो अपने कमरे में है। अरे, क्या ज़्यादा तबीयत ख़राब है? नुसरत बेगम की बात पे अहमद साहब बेचैन हुए। नहीं भाई साहब, ज़्यादा तबीयत नहीं ख़राब, खाना खा के मेडिसिन लेके सो गई है। नुसरत बेगम ने जल्दी से झूठ का सहारा लिया, जबकि ज़रमिश ने दिन को भी कुछ न खाया था। वो कमरे से नहीं निकली थी और अब भी उसका रूम लॉक्ड था। नुसरत बेगम ने भी परवाह न की। उनके मुताबिक आज अगर वो सख्ती नहीं करेंगी तो कल को वो कुछ और कर देगी। आज अगर निहाल यूनी ना जाता तो कैसे पता चलता कि वो यूनी नहीं बल्कि सिनेमा घर गई है। उल्फत बेगम को भी उन्होंने न जाने दिया, जबकि उनका दिल ज़रमिश में ही अटका हुआ था। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे जब ज़रमिश भूख से निढाल किचन में जा पहुंची। पूरा घर अंधेरे और खामोशी में डूबा हुआ था। जल्दी से अपने लिए बिरयानी निकाल के ओवन में गर्म की और वहीं बैठ के फटाफट खाने लगी। पेट में सुकून सा उतरने लगा। वैसे अब धोखा देने के साथ साथ चोरी करना भी आ गया ना तुम्हें? अभी उसे वहां कुछ ही देर हुई थी कि अपने अकब से मर्दाना भारी आवाज़ सुनती वो बुरी तरह चौंकी। पलट के देखा तो चंगेज शाह। ज़रमिश का हालत तक कड़वा हो गया और यूं लगा कड़वे बादाम खा लिया। आपकी कमाई नहीं खा रही जो ताना देने पहुंच गए हैं। वो गुस्से से चावल मुंह में डालते सर्द महरी से बोली। मेरी कमाई इतनी फालतू या हराम की नहीं जो तुम जैसी लड़की पे खर्च करूंगा। निहाल ने भी सख्त लहजे में जवाब दिया। जरमिश अपनी जगह से उठती खड़ी हुई और प्लेट को धो के वापस रैक में रखा। दुआ कीजिएगा खुद पे लगाना अल्लाह नसीब करे आपको। वो तलखे मुस्कान के साथ बोलती दरवाजे तक पहुंची। जुबान को कंट्रोल कर लो, वरना जिस दिन मेरा दिमाग घूमा उस दिन तुम घूमती रह जाओगे। निहाल की सख्त गिर आवाज पे जरमिश ने दांत पीसते उसे घूरा। तो मेरे मुंह ना लगा करें, मुझ पे खर्च करने के लिए मेरा शौहर ही काफी होगा। वो इतरा के ऐसे जला रही थी। किसी बेगैरत की बीवी ही बनोगी तुम। उसके अल्फाज पे जरमिश उसे नाक चढ़ाती बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। वो सर झटकता कमरे की जाने बढ़ गया। नादिया उसके साथ अब कहीं नहीं जाएगी। वेट करो, मैं छोड़ दूंगा यूं नहीं। सुबह नाश्ते की टेबल पर गैर मामूली खामोशी थी। जरमिश बिना किसी से बात किए हल्का फुल्का नाश्ता करती उठी तो नादिया भी साथ उठ खड़ी हुई। वही निहाल ने उसे टोक दिया। क्यों? नादिया और जरमिश साथ जाती हैं रोज, तो आज क्यों नहीं? अहमद साहब के माथे पे बल पड़े। बाबा, आज से नादिया को मैं खुद छोड़ने जाया करूंगा। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अगर ऐसी बात है तो जरमिश को भी साथ ले जाओ। उनकी बात पे जरमिश और निहाल दोनों का ही दिमाग घूमा। जरूरत नहीं बड़े बाबा, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं। जरमिश ने संजीदगी से कहा तो निहाल ने दादी की नजरों से उसे देखा। यस रियली, क्योंकि जो काम उस लड़की ने करने होते हैं उसके लिए उसे किसी के साथ की जरूरत भी नहीं है। निहाल, बस। उल्फत बेगम ने बेटी को वहीं टोक दिया। नादिया बाहर आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। वो अपनी कहते उठता जा चुका था, जबकि नादिया एक नज़र जरमिश के तपे हुए चेहरे को देखती निहाल के पीछे चल दी और वहीं जरमिश भी बाहर निकले। दोनों को ड्राइवर छोड़ के आता था, पर उन दोनों उसकी तबीयत खराब थी तो दोनों कैब करवा के जाती थी। आज अकेले होने की वजह से जरमिश ने कैब को अवॉइड किया और बस स्टॉप के जाने पड़ गए। निहाल और नादिया की गाड़ी उसके पास से गुजरती आगे बढ़ गई। वो पैदल ही थी, न जाने क्यों उसकी आंखें भर गई। उस मौके पर शिद्दत से उसे अपने एक भाई की कमी महसूस हुई। वो बस स्टॉप पे जाके खड़ी हो गई। भैया, उसे माफ कर दें प्लीज। उसे भी बिठा लें गाड़ी में, इतनी धूप में वो खड़ी है। चुप रहो तुम, जाने दो उसे जहां जाती है।
वैसे भी कौन सा उसने कुछ पढ़ना है, बस आवारागर्दियाँ करती है। सर झटकते बोलता बैक व्यू मिरर से एक नज़र उसे देखता वो गाड़ी आगे बढ़ा चुका था और बस के आते ही ज़रमिश उसमें सवार हो गई। क्या कोई बात हुई है घर में? सब ठीक है ना? अहमद शाह की बात पे उल्फत बेगम ने उन्हें तसल्ली देते चुप करवा दिया, जबकि असल बात वो ना बताई। वो नहीं चाहती थी जो कल घर में तमाशा लगा वो दोबारा लगे। वहीं दूसरी तरफ नुसरत बेगम ने ज़रमिश के लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए, बिना किसी के इल्म में लाए। वो नहीं चाहती थी कि आने वाले वक्त में उनकी बेटी के लिए मसाइल पैदा हों। वो अपने घर की हो जाए तो उन्हें सुकून मिल जाता। प्लीज़ ज़रमिश बात तो सुनो। नादिया सुबह से उसे बात करना चाह रही थी पर ज़रमिश इस बात से ही नहीं कर रही थी। एक बार सुन तो लो। नादिया ने उसकी कलाई थामी। ज़रमिश ने झटके से छुड़ा ली। शायद तुम भूल रही हो तुम्हारे उस महान भाई ने क्या किया था। मुझ जैसी लड़की से दूर रहो, वरना मैं खुद तो आवारा हूँ, तुम्हें भी अपने जैसा बना दूंगी। ज़रमिश का तंज़ लहजा सुनते नादिया शर्मिंदा होगी। प्लीज़ सॉरी, माफ़ कर दो। मैं कल डर गई थी और बोल दिया। यू नो नादिया शाह, मुश्किल वक्त में ही पता चलता है कौन अपना है कौन पराया। और मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए अल्लाह नज़ारे करवा रहा है। ज़रमिश ने उसकी बात काटते तेज़ लहजे में कहा, नादिया, गेट पे तुम्हारे भाई आए हैं, तुम्हें लेने। किसी ने आके इत्तला दी तो नादिया ज़रमिश की तरफ मुड़ी। तुम भी आ जाओ, एक साथ घर चलते हैं। भैया से मैं बात। नादिया, तुम ना ये पहले अपनी ड्रामेबाज़ी बंद करो। तुम जैसी दोस्त हो ना किसी की, उसे दुश्मन की ज़रूरत नहीं। यहाँ से मुझे ले जाके अपने भाई के सामने तुम मुकर जाओ। भाई ये तो खुदा ही है, मैंने तो मना किया था। नादिया की नकल उतारते बोली। ज़रमिश ने उसे अच्छी खासी सुनाई। बेहतर होगा आइंदा मुझसे दूर रहना तुम, वरना मैं बहुत सर फिरी हूँ और दिमाग घूमा तो किसी को नहीं बख्शूंगी। ज़रमिश ने उसे वार्निंग देते लहजे में कहा तो नादिया चुपचाप उसे देखे गई, जबकि ज़रमिश ने रुख फेरते अपने कदम दूसरी जानिब बढ़ा दिए। नादिया सर झुकाए बाहर निकल गई। गाड़ी में बैठ रही थी कि उन्हें ज़रमिश अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर निकलती दिखाई दी। उसमें दो लड़कियां और एक लड़का था। निहाल की नज़र उन पर जाती की तो दिमाग गुस्से से भरने लगा। वो हंसते मुस्कुराते बाहर आए थे और अब एक बड़ी सी गाड़ी की जाने बढ़ रहे थे। उन्होंने ज़रमिश को साथ चलने की ऑफ़र की, पर ज़रमिश ने सहूलियत से इनकार कर दिया। पर उनके ज़्यादा इसरार पे वो उनके साथ गाड़ी में बैठ गई और यही निहाल की बस हुई। फ़ौरन गाड़ी का दरवाज़ा खुलता बाहर निकला और उस गाड़ी की तरफ बढ़ा और तेज़ कदमों से सामने जाते उनका रास्ता रोका। ज़रमिश उसे देखते गाड़ी से फ़ौरन उतरी। अगले पल निहाल उसे कलाई से थामे अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा और ले जाते गाड़ी में पटका। ज़रमिश को उस पर बहुत गुस्सा आया, पर यूं ही में कुछ बोल के वो तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोशी से सारा रास्ता काटा। घर में गाड़ी दाखिल हुई तो ज़रमिश गुस्से से बाहर निकली। आज पहली और आखिरी बार मैंने बर्दाश्त किया है। आज के बाद अगर मुझे छुआ तो मैं हाथ तोड़ दूंगी आपके। उसके जारहाना तेवर पे निहाल ने उसे सख्त गोरी से नवाजा। मैंने आज आखिरी बार बर्दाश्त किया है। आइंदा किसी अजनबी की गाड़ी में बैठा देखा तो उस गाड़ी समेत तुम्हें आग लगा दूंगा। बाप है मेरे। वो तड़क गई। भाई हैं। किस हक से मुझ पर रोब जमा रहे हैं? वो उसकी आंखों में घुस रही थी। इस घर में रहती हो तो हमारी इज्जत को मिट्टी में रोलने की इजाजत नहीं दूंगा। क्या किया मैंने? कोई यार देख लिया मेरा या किसी के साथ गलत काम करते पकड़ी गई? जुबान को कंट्रोल करो, वरना। वो गुस्से से आगे बढ़ा। उसके अल्फाज में निहाल का दिमाग पूरी तरह घूमा। इंतहा दर्जे की बदतमीज और जुबान दराज लड़की हो तुम। तुमसे बात करना मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। तो मत करें बात। अब की बार वो सर्द लहजे में बोली। मुझे भी शौक नहीं आपके मुंह लगने का। वो दांत किचकिचा के बोलती अंदर चली गई। भैया प्लीज गुस्सा खत्म कर दें। नादिया ने डरते डरते कहा। तुम अंदर जाओ और उस लड़की से दूर ही रहना, समझी तुम? वो बहन को बोलता गाड़ी लिए निकल गया। या अल्लाह, इस सब नफरत और गुस्से का क्या अंजाम निकलेगा। नादिया अफसोस से सोचती खुद भी अंदर बढ़ गई। अम्मी प्लीज बस करें, मुझे शादी नहीं करनी। वो नुरत बेगम के हाथ में लड़के की तस्वीरें और उनकी शान में अपनी माँ की जुबानी कसीदे सुनते तंग आ गई तो गुस्से से उठती दूर जा खड़ी हुई। शादी नहीं करनी तो क्या आवारागर्दी करनी है? माँ के अल्फाज सुनती वो सख्त बर्दाश्त हुई। हाँ करनी है। जिन बेटियों के बाप मर जाते हैं उनकी बेटियों को सब आवारा और बदचलनी कहते हैं। जरमिश, हाथ उठ जाएगा मेरा। वो गुस्सा हुई। तो मार लेना। मम्मा, उस दिन सबके सामने मारा, आज अकेली में भी मार ले। थप्पड़ ही खाते हैं हम जैसे लवारिस लोग जो दूसरों के टुकड़ों पे पलते हैं। क्यों इतनी नेगेटिव हो रही हो जरमिश? तुम ऐसी तो ना थी। नुरत बेगम रो दी। काश मम्मा, हमारा भी एक घर होता। बेशक छोटा होता है, एक कमरे का होता, पर अपना होता। कोई ये ना कहता हम उसका खाते हैं, कोई ये ना कहता हम उसके घर में रहते हैं, कोई ये ना कहता हमने उनकी इज्जत को नीलाम किया। वो भी हिचकियों से बोलती एकदम चुप हो गई। ऐसा कुछ नहीं जरमिश, मेरी जान इधर देखो। मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारी भली का सोचूंगी। माँ की डांट फटकार में भी प्यार छुपा होता है। तुम मुझे बहुत अजीज हो। वो उसके आंसू पोंछते बोली। मम्मा, मुझे शादी नहीं करनी। मुझे कुछ करना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है। प्लीज, पर इस घर में भी नहीं रहना। मम्मा हम अलग घर। बस दरमिश, बहुत हो गया। अब और फजूल बातें नहीं। उन तीनों में से एक को सिलेक्ट करो और अपने घर की हो जाओ। वहां जाके जो जी मैं करती रहना। मुझे सुकून करने दो। वो फिर तल्ख होती बोलती बाहर निकल गई, जबकि सामने पड़ी तस्वीरों को देखते दरमिश ने दांत पीसे। ये डील फाइनलाइज हो चुकी थी, फिर कैसे वो पीछे हट गए। अहमद शाह को एकदम गुस्से ने आन घेरा। निहाल नाश्ता छोड़ते उन्हें देखने लगा। ठीक है, तुम बात करो उनसे, मैं आता हूँ। वो काल काट गए। क्या हुआ बाबा? एवरीथिंग इज ओके। वो बाप को परेशान दिखता खुद भी परेशान हुआ।
कुछ ज़्यादा नहीं है मुल्क फरहान को अचानक न जाने क्या तकलीफ हुई कि डील ओके करके बैक स्टेप ले रहा है। मैं करूँ बात? निहाल बाप को परेशान न देख सका। अरे नहीं बेटा जी, ये छोटी-मोटी बातें तो बिज़नेस में चलती रहती हैं। आप अदालत जाएँ, अपने केस को सॉल्व करें। वो मुस्कुराते हुए बोले, बड़े बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अचानक ही सूजी आंखों से वो अहमद शाह के सामने आन खड़ी हुई। निहाल के माथे पे सख्त घूरी पड़ी, पर ज़रमिश ने उसे नज़रअंदाज करना ही मुनासिब समझा। हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ? वो उसकी जाने मुकम्मल मतवज्जो हो गए। बड़े बाबा प्लीज़, मुझे भी शादी नहीं करनी। आप मम्मा से कहें ना वो मेरे साथ ऐसा ना करें। उसके मन मनाने पे अहमद साहब ने एक नज़र बीवी और भाभी को देखा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप पढ़ें जितना पढ़ने का दिल है। वो उसकी साइड लेते बोलते उसको सुकून बख्श गए थे। थैंक यू बड़े बाबा, यू आर ग्रेट। वो उनके गले के गिर्द बाहें हमाल करते उनके गाल पे बोसा देते मुस्कुराते गेट की जाने बढ़ गए। आज ड्राइवर नादिया और सोनू को छोड़ने जा रहा था। अलबत्ता दोनों के बीच बातचीत अब भी बंद थी। ज़रमिश ये देखो, नई कलेक्शन आई है, चलते हैं। एमन उसकी दोस्त ने उसे ड्रेसेस की पिक्स दिखाते पुरशौक अंदाज में कहा, नहीं यार, मूड नहीं। वो उकताए हुए बोली, उफ़ो, चलते हैं, ज़ियान भी साथ होगा, कोई परेशानी की बात नहीं। वो अपने कज़न के बारे में बोल रही थी। यार सारा इशूज़ नादिया का है, वो घर जाके एक की चार बताएगी। उसे भी साथ ले चलते हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे। प्लीज़ यार चलो ना, सेल लगी है। एमन ने उसकी मिन्नत समाजत की तो वो गहरा सांस भर गई। अल्लाह जी, आज न फंस जाए। उस चंगेज़ शाह को मुझसे दूर ही रखना। नादिया से ज़रूरी बुक्स लेने का बोलती वो एमन और उसकी कज़न के साथ करीबी मार्केट चली गई। वहाँ नई ड्रेसेस देखते ज़रमिश की तबीयत हशाश बशाश हो गई। जो उसने थोड़ी बहुत सेविंग की हुई थी उसमें से उसने 2 सूट खरीदे जबकि एमन ने तो 8 से 10 सूट लिए और फिर 2 ज़रमिश को गिफ्ट कर दिया। यार मैं नहीं ले सकती, मम्मा ने गुस्सा करना है। ज़रमिश ने मना किया। क्यों गुस्सा करेंगी? मैं दोस्त हूँ तुम्हारी और दोस्ती में इतना तो चलता है। एमन ने मोहब्बत से कहा। बिल्कुल चलो पकड़ो। ज़ियान भी अमन के हम ख्याल हुआ। वो ज़रमिश को बहन की नज़र से ही देखता था। ज़ियान और एमन की बात पक्की हो चुकी थी इसलिए ज़रमिश उनके साथ आने में कभी हिचकिचाई नहीं। पर शो में किस्मत, जब ज़ियान एमन से वो ड्रेसेस वाला शॉपर लेके ज़रमिश को दे रहा था तो वही निहाल भी अपने किसी दोस्त के हमरा होटल से बाहर निकलता। ये मंजर देख वहीं रुक गया। ज़रमिश ने मुस्कुराते हुए वो शॉपर ले लिया। निहाल का तो गुस्से के मारे फ़ोन कॉल उठा। पहले मुलाकातों तक बात थी और अब गिफ्ट भी लिए देने जाने लगे हैं। वो उनके साथ गाड़ी में बैठ के जा चुकी थी। निहाल ने उनका पीछा किया और आधे रास्ते में उन्हें जा लिया। निहाल को देख ज़रमिश का रंग फ़क हुआ, खुद बाहर आ गया। निहाल उनकी गाड़ी के विंडो में झुकता सर्द लहजे में बोला, मेरा ख्याल है ये तुम्हारा वही सड़क कसन है। उसे बता देते हैं हम शॉपिंग पे। रहने दो ईमान, ये हर बात का उल्टा मतलब ही निकालेगा। बस रोब जमाता रहता है। मैं चलती हूँ, टेक केयर। एमन उससे अल्लाह हाफ़िज़ कह के जाता देखने लगी। बहुत रूड बंदा है। ज़ियान को वो अजीब सा लगा। बेचारी ज़रमिश के पीछे ही पड़ा रहता है, जैसे उन्हें और कोई काम नहीं। एमन ने नागवारी से देखते कहा, पर पता नहीं क्यों, मुझे उस शख्स की आंखों में ज़रमिश के लिए एक जुनून सा दिखाई दिया है। ज़ियान की बात थी, एमन ने सर झटक कर कंधे उचकाए। निहाल उसे घर लाते कलाई से जकड़े सीधा उसके रूम में लेके गया। वो उसके साथ घसीटती चली गई। छोड़े मुझे, क्या हैवानियत है ये? मैं कोई जानवर हूँ जो इस तरह का सलूक कर रहे हैं मेरे साथ? वो चिल्लाए। घर में उस वक्त कोई नहीं था सिवाय एक मुलाजमा नूरी के। वो बेनिहाल को गुस्से में देखती किचन में दुबक के बैठ गई। उसे गुस्से से रूम में ले जाते रूम को लॉक कर गया। जरमिश घबरा सी गए। पहले छुप छुप के मुलाकातें और अब गिफ्ट। सच सच बताओ, कौन था वो? उसे कंधों से जकड़े वो उसके किरदार की धज्जियां उड़ा रहा था। जरमिश उसकी बात पे उसे हैरे से तकिए जा रही थी। कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, जवाब दो। उसके चेहरे पे झुककर सख्ती से बोला, कौन? कौन हो तुम? मुझसे ये सवाल करने वाले? नहीं बताऊंगी। कुछ। वो रूंधी लेकिन मजबूत आवाज में बोली, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो जरमिश। मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा और खुद को भी। न जाने उस वक्त निहाल पे कौन सा खबत सवार था। उसे जरमिश को किसी और के साथ सोच के पागल होने का दौरा चढ़ गया था। कोई भी हो, नहीं बताती तुम्हें। छोड़ो मुझे, वरना मेरे पापा को बताऊंगी। उसकी बात अधूरी रह गई जब निहाल उसे बिस्तर पे धक्का देते उस पर झुका। वो सहम सी गई। वो इतने करीब था कि गुस्से में से खुद भी अंदाजा न हुआ। जरमिश उसके नजदीकी पे ढल गई। तुम ऐसे नहीं सुनोगी, तुम। अभी वो बात मुकम्मल करता कि दरवाजा एकदम धाड़ से खुला और अहमद शाह अंदर आते अंदर का मंजर देखते दंग रह गए। जरमिश। उनके पीछे उल्फत और नुसरत बेगम भी अंदर दाखिल हुई। ये सब क्या? अहमद शाह को बेटे की सरकत पे यकीन न आया। मम्मा, मुझे बचा लें। जरमिश ने रोते हुए निहाल को परे धक्का दिया। वो खुद ही पीछे हट गया। जरमिश सीधा माँ के सीने से जा लगी। ये सब क्या था निहाल? अहमद शाह ने बेयकीनी से दर्द लहजे में पूछा। बाबा, इससे पूछें ये। बड़े बाबा, इन्होंने मेरे साथ। जरमिश को आज मौका मिला था, वो निहाल को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहती थी। जितना इस शख्स ने उसका जीना हराम किया था, आज सोच समेत सारे बदले उतारने का वक्त आ गया था। क्या बकवास। वो फिर गुस्से से जरमिश की जाने बढ़ा कि अहमद शाह का जवान बेटे पे हाथ उठा। निहाल देखता रह गया। यही नहीं, उल्फत बेगम भी शौहर को देखते मुंह पे हाथ रख गई। उसी पल नादिया भी ड्राइवर के हमरा अंदर दाखिल हुई। तुम मेरे बेटे हो के ये सब? घर की बहन बेटी पे गंदी निगाह कैसे रखी? बाबा, आप। मुझ पे शक? निहाल को शौक लगा। शक? अहमद शाह ने बेटे को पीछे धक्का दिया। वो जरा सा लड़खड़ाया। मेरा खून होके तुम इतनी घटिया हरकत?
उन्होंने एक नज़र नुसरत बेगम और ज़रमिश को देखा जिनका रो रो के बुरा हाल था। इतना दिल क्यों दुखा है मेरा? वो गुस्सा एक तरफ करते अब दुखी होते वहीं ठहर से गए। नहीं बाबा, ऐसा नहीं, मेरा यकीन करें। वो उनके घुटनों में बैठ गया। मैं कसम खाता हूँ, ये झूठ। ज़रमिश, बाबा को सच बताओ, ऐसा कुछ नहीं। वो ज़रमिश को बोला पर अहमद शाह की वो यकीन नज़रों की ताब न ला सका। क्या बोलेगी वो? जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा वो कैसे जुटलूं? इस बार वो अपना हाथ देखते रो पड़े जिन्होंने बेटे पे उठाया। बाबा, मेरी गलती है, मैं गुस्से में आ गया था। शरीर गुस्सा था इस पे मुझे। और मैं और तुम और दरवाज़ा लॉक करके क्या करना चाहा? अहमद शाह ने फिर उसकी बात काटी। बाबा ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। बस बहुत हो गया। मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं आ रहा। किस बात का गुस्सा और तैश है तुम्हें? क्या कसूर है इस बच्ची का जो इस कदर? बाबा, मैंने इसे आज किसी बड़े बाबा, इन्होंने कमरा बंद करके मुझसे मैंने बहुत मिन्नत की कि मत करें, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं सुना। ज़रमिश ने एकदम निहाल की बात काटी। निहाल तो उसका मुँह ही देखता रह गया। शाह भाई, मैं ज़रमिश को लेकर यहाँ से जाना चाहती हूँ। नुसरत बेगम ने रोते हुए बेटी को सीने से लगाते फैसला सुनाया। नहीं नुसरत बहन, आप कहीं नहीं जाएंगे। वो उनके सर पे शफकत भरा हाथ धरते बहुत सोच विचार के बाद बेटे को देखते बोले। फैसला हो गया है। निहाल, तुम्हें अभी इसी वक्त ज़रमिश से निकाह करना होगा। फैसला था या सूली पे लटकाया जाने लगा था। निहाल ज़रमिश का रंग भी जर्द हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके बड़े बाबा इतना सख्त फैसला करेंगे। नो वे, मैं इससे निकाह। निहाल ने साफ इनकार करना चाहा। अगर तुमने इनकार किया तो मरते हुए वसीयत करके जाऊंगा कि तुम्हें ना मेरा चेहरा दिखाया जाए, ना मेरे जनाजे में शरीक किया जाए। उनकी सख्त ये बात पे सभी ने इश्कबार होते उन्हें देखा। निहाल का सर झुक गया। वो बाप की इस कदर सख्त बात के बाद भी मजीद कुछ न बोल सका और फिर कुछ ही देर में मौलवी साहब पे पहुंच गए। ममा, मुझे मुझे बचा लें। मुझे उनसे निकाह नहीं करना। वो बहुत जालिम है। एक तो उस बंदे ने मेरे साथ बुरी हरकत की और अब मुझे इसको सौंपा जा रहा है कि ये लो, जो चाहे इसके साथ करो। ज़रमिश बेतकान बोले जा रहे थे। नुसरत बेगम ने बेटी को एक सख्त निगाह से देखा। ज़रमिश, तुम जानती हो, नेहाल मेरी गोद में पला बढ़ा और तुम भी। वो कितना सच्चा है झूठा है मैं अच्छे से जानती हूँ। और तुम, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। तुमने जो हरकत की है ये उसी की सजा है। अब भुगतो। और खबरदार जो कुछ भी गलत किया, वरना जो बादशाह भाई ने बेटी से कही वही मेरी तरफ से तुम्हारे लिए भी है। नुसरत बेगम बेटी की नीयत से अच्छे से वाकिफ थी, लेकिन इस वक्त मसलिहतन खामोश हो गई, क्योंकि हालात ऐसे थे कि उन्हें ज़रमिश के लिए निहाल ही बेहतर ऑप्शन लगा। जिस तरह की ज़रमिश की ऊटपटांग हरकतें थीं, उसे निहाल ही काबू कर सकता था। निकाह मुबारक हो। कुछ देर बाद मौलवी साहब ने उन सबको मुबारकबाद दी। ज़रबिश ने गुस्से और नफरत से सर झटका। ज़बरदस्ती उस जल्लाद को मेरे सर मढ़ दिया। इसमें मुबारकबाद भी दे रहे हैं। ए अल्लाह, मुझे इस बार राक्षस से बचा ले। अब तो ये पक्का मेरा खून कर देगा। ज़रबिश दिल ही दिल में घबराई और अल्लाह से दुआएं मांगने लगी। निहाल, कहाँ जा रहे हो? उल्फत बेगम बेटे को बेक बेक करता देखते रोंदे लहजे में पूछने लगी। कहीं भी चला जाऊंगा ममा, पर अब यहाँ नहीं रहूंगा। वो बैग नीचे रखता कतई अंदाज में बोला। माँ को मत छोड़ के जाओ। मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? वो बेटे का चेहरा चूमते रो दी। मम्मा, अगर मैं यहाँ रहा तो आपकी इस शहीदी को या तो मार दूंगा या खुद मर जाऊंगा। प्लीज, मजीद कुछ बुरा ना हो। अभी मुझे जाने दे। ये मेरी इल्तिजा समझ ले। वो माँ को सीने से लगाते बेबसी से बोला। वादा करो, जब बुलाऊंगी लौट आओगे। वो उसके सीने से लगी बोली। वो खामोशी से सर इस बात में हिला गया, क्योंकि वो यहाँ से जाती सबसे राब्ता खत्म करने वाला था। माँ से मिलता वो बहन को गले लगा गया, जिसका रो रो के बुरा हाल था। मामा का ख्याल रखना पगली, रो मत। वो दुखी अंदाज में से बोलते एक नजर बाप को देखने लगा, जिन्होंने रुख फेर लिया। ज़रमिश रूम की विंडो से छुप के उसे देख रही थी और दिल से दुआ गो थी कि वो चला जाए। नुरत बेगम ने दुपट्टे से आंखें पोंछी। निहाल ने उन्हें भी सीने से लगाया। मुझसे भी खफा हो? वो धीमे लहजे में पूछ बैठी। उदास ना हो, आपसे क्यों खफा होने लगा? वो सर झटक के तल्ख हुआ। किसी ने उसका साथ न दिया। सबने खामोशी से तमाशा देखा, पर उसे सबसे ज्यादा गिला अपने बाप से था, जिन्होंने उस पर यकीन न किया। और फिर एक निगाह उसकी ज़रमिश पे उठी। उस निगाह में क्या कुछ था। ज़रमिश अंदर तक लर्ज़ के रह गई। वो दरवाजे के पीछे छुप गई और फिर निहाल वहां एक सेकंड न रुका और चला गया, सबको उदास और खामोश छोड़ के। ज़रमिश ने जहाँ सुख का सांस लिया, वहीं अहमद शाह का दिल जैसे किसी ने निकाल लिया। वो उनका इकलौता बेटा था। उसके जाने के बाद वो कमरे में बंद हो गए और बेतहाशा रोए। वो उससे बेइंतहा प्यार करते थे, पर आज उन्हें ये फैसला करना पड़ा, क्योंकि ज़रमिश उनकी बेटी जैसी थी और बेटियों की इज्जत बेटों से ज़्यादा नाजुक होती है। ज़रमिश बेइंतहा खुश थी। अब वो ये भूल गई कि उसका नाम नेहाल के साथ जुड़ गया है हमेशा के लिए। वो बस उसके जाने से खुश थी और पुरसुकून होकर खुली फजा में सांस ले सकती थी। नादिया से उसकी बोलचाल बिल्कुल बंद हो गई। ज़रमिश ने भी परवाह न की और अपनी ज़िंदगी में मस्त जीने लगी। सब कुछ वैसा ही चलने लगा। बस एक शख्स की कमी हमेशा के लिए रह गई। उल्फत बेगम ने ज़रमिश से बात करना छोड़ दी थी, पर ज़रमिश ने उनकी भी परवाह न की। उन्हीं दिनों ईमन और ज़ेहान की शादी का कार्ड आया तो ज़रमिश को उस शादी पे जाने का जुनून सर पे चढ़ गया। माँ के मना करने के बावजूद उसने नए कपड़े भी सिलवाए और शादी के सब फंक्शन खूब इंजॉय किए। नादिया बस उसकी बेइंतहा खुशियां ही देखती रह गई। निहाल के जाने से घर में सबसे ज्यादा खुश ज़रमिश ही थी। नादिया ज़रमिश के रूम में आई तो वो ब्लैक साड़ी पहने बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी, जिससे सारी कायनात की खूबसूरती उस लड़की में समाई हो। कहाँ जा रही हो? नादिया ने मोबाइल हाथ में थामे उससे खुरदरे लहजे में पूछा। तुमसे मतलब? ज़रमिश ने मुंह बनाते अपने शूज के स्ट्रेप्स बंद किए, जबकि मोबाइल के कैमरे से उसे देखने वाला शख्स उसके रंग रूप को देखकर अपने अंदर आग से दहकती महसूस कर रहा था। एमन और जियान की शादी